नाज़रीन आदाब, कोरोना वायरस से मुकाबला इस सीरीज के तहत एक और शुमारा लेकर हम आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं। मैं हूं आपका मेजबान तबरेज मदनी और हमेशा की तरह आज भी हम बात करेंगे इस वबा की और इस वबा से हम किस तरह लड़ रहे हैं उस पर बात होगी। हमने पिछले कुछ एपिसोड्स में देखा कि मुख्तलिफ महकमों से हमने बात की, महकमों के सरबराहों से हमने बात की और उनसे जाना कि हम कोविड-19 से कैसे लड़ रहे हैं और कैसे हम इसे हरा सकते हैं। उसके लिए क्या गाइडलाइंस हैं, क्या अवेयरनेस हम क्रिएट कर सकते हैं, वो हमने की और एजुकेट भी करने की कोशिश की। आज भी हम बात करेंगे एक ऐसे अहम मुद्दे पर, एक ऐसे अहम लफ्ज पर जो पूरे मुल्क में एक बड़ा ही पेचीदा मसला बन गया था। लफ्ज है लेबर। जी हाँ, लेबरर्स की प्रॉब्लम रही कि जब लॉकडाउन शुरू हुआ उससे पहले लेबरर्स अपने घरों से बाहर आ गए थे, मुख्तलिफ रियासतों में मुख्तलिफ यूटीज में काम कर रहे थे। लेकिन जब लॉकडाउन हो गया, लॉकडाउन के बाद काम नहीं था और उसके बाद वो ना अपने घर पहुंच पाए और ना उनके पास जहां वो रह रहे थे वहां कोई काम करने का कोई उनके पास मौका था। इसी पर आज हम बात करेंगे और इस पर बात करने के लिए आज हमने स्टूडियो में दावत दी है असिस्टेंट लेबर कमिश्नर श्रीनगर जनाब शेख मुर्तजा अहमद साहब को। मुर्तजा साहब, आपका स्टूडियो में बहुत बहुत इस्तकबाल। थैंक यू वेरी मच। मुर्तजा साहब, सबसे पहली बात, जब ये लॉकडाउन शुरू हुआ जी, उससे पहले काफी सारे मुलाजिम जो हैं, जो हमारे लेबरर्स हैं, वो बाहर के स्टेट से हमारी वादी आ पहुंचे थे क्योंकि सीजन शुरू हो रहा था, काम का सीजन था, खासकर कंस्ट्रक्शन वर्क शुरू हो चुका था। तो जब लॉकडाउन हो गया तो वो सब बंद हो गए। या जो हमारे यहाँ के लेबरर्स हैं जो यहाँ से बाहर भी थे और कुछ यहाँ भी थे, जब लॉकडाउन हुआ तो वो सब थम गए, उनकी जिंदगी रुक गई। तो उनकी लाइफ को स्टेबल करने के लिए या उसको स्मूथन करने के लिए डिपार्टमेंट ने क्या कुछ किया? सबसे पहले जो इंटर स्टेट माइग्रेंट वर्कमैन यहाँ फंसे हुए थे जी, सबसे पहले गाइडलाइंस आ गई, एसओपीज ऊपर से गवर्नमेंट की तरफ से आ गए कि जो जहाँ पे है वो वहीं पे रहेगा। कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी बिल्कुल बंद हो गई। तो सबसे पहले हमने एक सर्कुलर जारी कर दिया कि लॉकडाउन की वजह से टर्मिनेशन नहीं होना चाहिए। जो ऑर्गेनाइज्ड लेबर है हमारे पास, तो टर्मिनेशंस नहीं होनी चाहिए। उसके बाद सैलरीज कट नहीं होनी चाहिए। जब लॉकडाउन में सारी दुनिया इस वक्त मुब्तला है, इसमें हम सबको इकट्ठे काम करना है। ये एम्प्लॉयर्स की मॉरल रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो अपने मुलाजिमों की तनख्वाह वागुजार करें, उनको प्रॉपर तनख्वाह उनकी कट ना करें। इस बारे में हमने सबसे पहले एक सर्कुलर जारी किया। उसके बाद जो इंटर स्टेट माइग्रेंट वर्कमैन यहाँ पे हैं उनकी हमने बाज़ाब्ता सर्वे करके हमने देखा कि किस जगह, कौन से डिस्ट्रिक्ट में कितने इंटर स्टेट माइग्रेंट वर्कमैन फंसे हुए हैं। हमारे डिस्ट्रिक्ट में, श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट में करीब 14,500 इंटर स्टेट माइग्रेंट वर्कमैन जो है, जो डिफरेंट स्टेट्स ऑफ इंडिया से यहाँ पे काम करने के लिए आए थे। और जो इंटरनली जो डिस्प्लेस्ड है, जैसे कोई कश्तवाड़ से आया है, कोई जम्मू से आया है, कोई सांबा से आया है, जो यहाँ पर फंसे हुए हैं, उनको डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी बाज़ाब्ता राशन देती है। लेबर डिपार्टमेंट के मुलाजमीन उसमें बराबर हिस्सा लेते आए हैं। हर किसी तहसीलदार के पास हमने अपना एक मुलाजिम अटैच किया हुआ है जो कि ये चीज़ इस चीज को मॉनिटर कर रही है, देख रही है कि हर किसी लेबर को एटलीस्ट राशन पहुंच जाए। उसके बाद हमने हेल्पलाइंस जारी कर दी। हेल्पलाइंस पे रेगुलरली हमें कॉल्स आने लगी कि सर जी हमें यहाँ पे राशन नहीं मिल रहा है, ये नहीं मिल रहा है, वो नहीं मिल रहा है। हमने अकॉर्डिंगली वो कॉल्स जो हमारे मुलाजिम थे तहसील्स में जो हमने अटैच किए हुए थे उनको ट्रांसफ़र कर दी। उन्होंने अकॉर्डिंगली तहसीलदार के साथ टेकअप, डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के साथ डिफरेंट जो नोडल ऑफिसर्स हैं या वहाँ तहसीलदार हैं उनके साथ टेकअप कर दिया और उनको प्रॉपर राशन हमने पहुँचा दिया। बहुत अच्छी बात। जो आपने ये हेल्पलाइन की बात करी, ये हेल्पलाइन लेबर डिपार्टमेंट ने अपना शुरू किया था या ये वही हेल्पलाइन है जो डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर्स का चल रहा था? डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर श्रीनगर की अलग से हेल्पलाइन है जो पहले नहीं थी, तो उसके बाद वो जारी कर दी गई। उससे पहले लेबर कमिश्नर साहब ने हेल्पलाइन जारी कर दी थी जिसमें 2 नंबर श्रीनगर के थे और 2 नंबर जम्मू के थे, जो अभी भी चल रहे हैं। अभी भी हेल्पलाइन पे कॉल्स आ रही है हमें माइग्रेंट लेबर की और बाकी मजदूरान की भी कॉल्स। क्या आपके पास हेल्पलाइन इस वक्त वो नंबर है? जी बिल्कुल। जी, आप शेयर करना चाहें प्लीज।
नंबर यार फोन में है। कोई बात नहीं है, नंबर्स अगर आपके पास नहीं है वो हम बाद में भी आपसे ले सकते हैं और बाद में हम उसको अनाउंस कर देंगे और लोगों को बता देंगे कि जो हेल्पलाइन आपका चल रहा है उस पर वो बात करें। फिलहाल आपने बात की टर्मिनेशन की और सैलरीज कट न होने जी की, बिल्कुल। लेकिन वो लोग जो प्राइवेट ऑफिस चलाते हैं, प्राइवेट अदारे चलाते हैं, जिनका खुद का काम ठप पड़ा हुआ है, तो वो कैसे अपने मुलाजमों को सैलरी देंगे, वो कैसे उनका घर चलाएंगे, जबकि उनके खुद के घर की जो अभी कंडीशन है वो थोड़ा सा। जिम्मेदारी तो हम सब पे, ये पूरी सोसाइटी पे एक जिम्मेदारी है। अगर आपका मुलाजिम, अगर आपका यूनिट प्रॉफिटेबल है, ये आपकी मॉरल रेस्पॉन्सिबिलिटी है, बनती है कि आप अपनी सैलरीज अपने एम्प्लॉयज को दे दे। एम्प्लॉयज एंड पार्ट एंड पार्सल ऑफ योर ऑर्गेनाइजेशन, उन्हीं की वजह से ऑर्गेनाइजेशन आपकी चल रही है। अगर आपका मुलाजिम खुश नहीं है, कल आपका मुलाजिम आपके लिए काम नहीं करेगा तो ऑटोमेटिकली यू विल वाइंड अप। तो उनको ज्यादा से ज्यादा कोशिश करनी चाहिए कि वो अपने मुलाजिम का ख्याल रखें। मुलाजमों की आपने बात की, जो यूनिट होल्डर्स हैं उनकी आपने बात की, साथ ही साथ हम देख रहे हैं कि हमारे यहाँ पर श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट की अगर हम बात करें, काफी सारे प्राइवेट स्कूल्स हैं जो रन कर रहे थे, कोविड से पहले स्मूथली रन कर रहे थे। कोविड के बाद, लॉकडाउन के बाद सारा बंद हो गया तो स्कूल्स बंद हो गए। इन प्राइवेट स्कूल टीचर्स की सैलरीज भी जाती थी, तो उसके बारे में कुछ बताएं। प्राइवेट स्कूल टीचर्स की जो सैलरी है, जनरली लेबर एक्ट्स में प्राइवेट स्कूल टीचर जो है, इनकी सैलरी का ज़्यादा हम कुछ नहीं कर पाते हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन, एज पर सुप्रीम कोर्ट जो भी हमारे जो ऑर्डर्स आए हुए हैं, उसमें टीचर को लेबर नहीं माना गया है। इट इज़ अ डिग्निफाइड जॉब, इसको लेबर नहीं माना गया हुआ है। तो जो हमने ऑब्जर्व किया है श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट में, जनरली जो बड़े बड़े स्कूल्स हैं उन्होंने एडवांस में फी ली होती है, पूरे साल की फी ली होती है। तो मुझे समझ नहीं आता, अगर वो सैलरी नहीं पे करते हैं वो बहुत ही गलत बात है। ये उनकी मॉरल रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो अपने टीचर्स को इस वक्त सैलरीज पे करें। और स्कूल ये जो ट्यूशन फी है वो कंटिन्यूसली पेरेंट्स पे कर रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता उनको कोई परेशानी होनी चाहिए सैलरी देने में अपने प्राइवेट स्कूल टीचर्स को। क्या इसमें लेबर डिपार्टमेंट का कोई रोल बनता है कि अगर कोई स्कूल टीचर्स को सैलरी नहीं दे रहा है या कहीं कोई प्रॉब्लम आ रही है, लेबर डिपार्टमेंट का क्या रोल बनता है? मैंने आपसे पहले ही आई टोल्ड यू अबाउट द सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर, बिल्कुल, जिसमें बाज़ाब्ता बोला गया है कि दिस टीचर डजंट फॉल विद इन द डेफिनेशन ऑफ एन एम्प्लॉय, डेफिनेशन ऑफ द वर्कमैन अंडर द एक्ट्स, अंडर द लेबर एक्ट्स। तो उस हिसाब से ज़्यादा रोल नहीं बनता। अलबत्ता ग्रेजुइटी अगर किसी टीचर का कहीं पे कोई स्कूल नहीं देता है, ग्रेजुइटी में इंक्लूड किया गया है टीचर को, ग्रेजुइटी में वी टेक दम, हम बाज़ाब्ता उसमें केस लगता है और ग्रेजुइटी उनको अकॉर्डिंगली पे होती है। एक टर्म हमने कई बार सुनी है, ऑर्गेनाइज्ड एंड अनऑर्गेनाइज्ड लेबरर्स, इसके बारे में बताइए क्या होता है? ऑर्गेनाइज्ड मुनज़्ज़म वो लेबर क्लास है जो किसी एस्टैब्लिशमेंट में काम करते हैं जिन पर बाज़ाब्ता कुछ एक्ट्स जिनको फॉलो करने होते हैं। अनऑर्गेनाइज्ड वो डेली वर्कर है जो आज एक एम्प्लॉय के पास है, कल दूसरे घर में अपने he is self employed, जहाँ पे काम मिले वहीं पे काम करता है। he is an unorganized labor and whosoever is working in an establishment जहाँ पे labor acts implement होते हैं, those are organized labor। ऑर्गेनाइज्ड लेबर्स के लिए हमारे पास प्रॉपर गाइडलाइंस हैं, जी बिल्कुल, डिपार्टमेंट काम कर रहा है उस पर। अनऑर्गेनाइज्ड लेबर्स के लिए डिपार्टमेंट क्या कुछ करता है? अनऑर्गेनाइज्ड लेबर के लिए बी एक्ट्स है, जैसे कॉन्ट्रैक्ट लेबर एक्ट है जी। कॉन्ट्रैक्ट लेबर एक्ट में वी हैव टू एंश्योर दैट एम्प्लॉयर pays wages to his employee। अगर वो डेली बेसिस पे काम करता है, विद इन 48 आवर्स उसको वेजेस मिलने चाहिए। इसी तरह हमारा मिनिमम वेज एक्ट है जो अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स पे भी इम्प्लीमेंट हो जाता है। अगर वो स्किल्ड काम करते हैं उनको 225 रुपीज़ से, फॉर एग्जांपल इफ ही इज़ हाईली स्किल्ड, उसको 400 रुपये कम से कम दिन का मिलना चाहिए। इसी तरह ही इज़ अनस्किल्ड 225 रुपीज़। डिफरेंट कैटेगरीज है इसमें। हाईली स्किल्ड कैटेगरी रिसेंटली इंट्रोड्यूस हुई थी हमारी, तब स्टेट थी, अब यूनियन टेरिटरी है, जिसमें हाईली स्किल्ड को कम से कम 400 रुपये देना पड़ता है एक एम्प्लॉयर को। अनस्किल्ड है उसको 225 देना पड़ता है। तो ये चीज़ हम इंश्योर करते हैं कि इससे कम ना किसी जो अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर है। उसके अलावा हमारे पास कुछ स्कीम्स हैं, जैसे अंडर बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर्स वेलफेयर एक्ट, उसके अंडर कुछ स्कीम्स हैं। हमारे बोर्ड्स हर जगह है अंडर दिस एक्ट, बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर्स एक्ट, जिसमें हमारे पास कंस्ट्रक्शन, खास तौर पर
कंस्ट्रक्शन वर्कर, बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर्स के लिए स्कीम्स है. कंस्ट्रक्शन वर्कर मतलब मेसन है, कारपेंटर है, प्लम्बर है, या जो भी कंस्ट्रक्शन वर्क के साथ एसोसिएटेड है किसी भी तरीके से जी. तो उनके लिए हमारे पास ऑलरेडी स्कीम्स चल रही है. स्कीम्स में एजुकेशनल असिस्टेंस स्कीम, क्रोनिक डिजीज असिस्टेंस स्कीम, डिसेबिलिटी असिस्टेंस, इसी तरह पहले मैरिज असिस्टेंस देते थे हम, फिर वो किसी वजह से बंद हो गया. डेथ असिस्टेंस है हमारे पास. ये सारी स्कीम्स अभी कंस्ट्रक्शन वर्कर्स के लिए चल रही है. इनको थोड़ा वाज़ेह करके बताएंगे जो स्कीम्स हैं, थोड़ा सा इनको वाज़ेह करके. कंस्ट्रक्शन वर्कर्स के लिए स्कीम्स अंडर बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर्स वेलफेयर एक्ट, हमारे पास एक बोर्ड है जिसका नाम है जम्मू एंड कश्मीर बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर्स वेलफेयर बोर्ड. वेलफेयर बोर्ड चलाता है. वेलफेयर बोर्ड सेस कलेक्ट करता है. जहाँ पे भी कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी चल रही है वहाँ पे 1% के कॉस्ट, जो कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन है उसका सेस जमा होता है खाते में बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर्स वेलफेयर बोर्ड. इस सेस को हम थ्रू डिफरेंट स्कीम्स इन्हीं कंस्ट्रक्शन वर्कर्स के फलाह बहबूद के लिए हम खर्च करते हैं, इस्तेमाल करते हैं. इसमें एजुकेशनल असिस्टेंस स्कीम जो मैंने बता दिया आपको, अगर किसी का बच्चा प्राइमरी स्कूल में पढ़ता है एट द रेट ऑफ 2500 रुपीज़ हम सालाना उसको देते हैं. 2 बच्चों तक, 2 बच्चे, अगर 2 बच्चे उसके प्राइमरी क्लासेस में पढ़ते हैं तो उसको 5000 रुपये मिलते हैं. इसी तरह हायर क्लासेस में ज़्यादा पैसा मिलता है. अगर उनका 10th क्लास में पढ़ता है, 9th 10th, तो 6000 रुपये के ये 4500 रुपीज़. इसी तरह 11th 12th 6000 रुपया. अगर ग्रेजुएशन करता है तो 10,000 रुपीज़. अगर पोस्ट ग्रेजुएशन करता है तो 15,000 रुपीज़. अगर किसी का बच्चा किसी टेक्निकी इदारे में प्रोफेशनल डिग्री कर रहा है, बीटेक कर रहा है, तो उसको हम 50,000 रुपये सालाना देते हैं. अगर वो डिप्लोमा करता है, पॉलिटेक्निक डिप्लोमा, 30,000 रुपीज़. MBBS करता है 50,000 रुपीज़. इसी तरीके से डिफरेंट कैटेगरीज के हिसाब से हम उनको सालाना वजीफा देते हैं. एजुकेशनल स्कॉलरशिप, ये स्कॉलरशिप हम 2012 से देते आ रहे हैं. पहले हमारी रजिस्ट्रेशंस बहुत कम थी, लोग इसके बारे में अवेयर नहीं थे, तो लोग ज़्यादा इन स्कीम्स का फ़ायदा नहीं उठा रहे थे. आजकल बहुत हमारी रजिस्ट्रेशन है, वी हैव 25,000 रजिस्ट्रेशन एंड रजिस्ट्रेशन इज़ गोइंग ऑन, इट्स ऑनलाइन. बहुत आसान तरीका है. हमारी वेबसाइट है jkbocw.gov.in. इस वेबसाइट पे जाके अपने कागजात जमा करवाने हैं, अपलोड करने हैं. कागजात में से आधार कार्ड जैसे, या अपनी डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट, अपने 90 डेज कंस्ट्रक्शन वर्क सर्टिफिकेट. 90 डेज सर्टिफिकेट होता है कि मैंने जी 90 दिन का कंस्ट्रक्शन वर्क, कंस्ट्रक्शन का काम, ये कोई भी जूनियर इंजीनियर या देहाती इलाकों में ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर दे देते हैं. शहरी इलाकों में ज़्यादा जूनियर इंजीनियर्स या किसी भी रैंक का कोई इंजीनियर देता है. या उसके अलावा इन केस इंजीनियर साहिबान काफ़ी मसरूफ होते हैं, ये अपनी एक यूनियन बना सकते हैं. कंस्ट्रक्शन वर्कर्स अगर 100 है, अंडर ट्रेड यूनियन एक्ट ये अपनी एक यूनियन बना सकते हैं. यूनियन बनाने के बाद इनको पता है जी कौन कंस्ट्रक्शन का काम करता है, तो ये उनकी वो सर्टिफिकेट, 90 डेज सर्टिफिकेट, यही कंस्ट्रक्शन वर्कर्स उसको 90 डेज सर्टिफिकेट दे सकते हैं, और ये सर्टिफिकेट बाद में अपलोड करनी है ऑन द वेबसाइट. जी, ये जो आपने इनकी बात करी लेबरर्स की, ये कंस्ट्रक्शन लेबरर्स की, तो ये अनऑर्गेनाइज्ड लेबरर्स आएंगे? ये बिल्कुल अनऑर्गेनाइज्ड लेबर है. इसमें सारे कारपेंटर, प्लम्बर, मेसन या कोई भी जो खुद से सेल्फ एम्प्लॉयड है, कि आज किसी कारपेंटर के साथ चला गया, कल दूसरे कारपेंटर के साथ चला गया, वो सारे कंस्ट्रक्शन वर्कर्स इसमें हिस्सा ले सकते हैं. उनके ये सब के लिए है इसमें. या अगर इवन इफ ही इज अ ब्रिकलन वर्कर, या अगर किसी कंस्ट्रक्शन साइट पे वो चौकीदारी का काम करता है, वो भी इस स्कीम से फायदा उठा सकता है. इस जो आपने स्कीम की बात की, इस स्कीम में हमने लेबरर्स को तो ले लिया. जी बिल्कुल. अभी जैसे कि कोविड चल रहा है, तो कोविड के दिनों में एक इमदादी रकम दे दी गई उन लोगों को, उन लेबरर्स को जो रजिस्टर्ड थे. जी बिल्कुल. जो रजिस्टर्ड लेबरर्स थे, जो रकम दी गई वो कैसे दी, कितनी थी, और उसके बारे में थोड़ा सा बताएं. हमारे पास मैंने जो अभी बोला श्रीनगर में अराउंड 25,000 रजिस्टर्ड वर्कर्स है. उसके बाद रजिस्टर्ड वर्कर्स के बाद कुछ एक्टिव वर्कर्स है. मैं समझाऊंगा आपको एक्टिव एंड इनएक्टिव वर्कर. सपोज 2012 में किसी ने रजिस्टर किया, तो इसके बाद एक्ट में लिखा है कि इनको हर महीने 10-10 रुपए का फी जमा करवाना है हमारे दफातर में. तो हमने क्या किया है, ये 10-10 रुपए अगर फी महीने हर महीने आएंगे तो उससे रश बढ़ेगा और इनका काम भी नहीं हो जाएगा.
तो हम एक साथ इनका 2 साल का फीस एक साथ ले लेते हैं, लेते हैं। 240 रुपया 2 साल का फीस जी। हम इनका ले लेते हैं एक साथ। तो ये 240 रुपए का फी जब ये भरते हैं, उसके साथ ये जो है 90 डेज सर्टिफिकेट है, ये साथ उस वक्त भरते हैं कि पिछले साल में मैंने 90 दिन का काम किया है, तो मेरा कार्ड रिन्यू कर दीजिए। जी। जिसका हमारे पास रिन्यूअल आया है, ही इज कॉल्ड Active. एक्टिव वर्कर, जी। who is taking continuously taking assistance. One who has not renewed the card, जिसने हमारे पास ये फी जमा नहीं करवाया है, जी। तो जिसने ये कागजात टाइम पे जमा नहीं करवाया है, तो ही इज इनएक्टिव। उसके लिए अगर ये 2 साल के अलावा अगर ये इनएक्टिव हो जाता है, उसके बाद इनको सीईओ, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर्स वेलफेयर बोर्ड, उसके पास जाना है। जी मुझे माफी दे दीजिए, कंडोन कर दीजिए ये पीरियड, मैं किसी वजह से नहीं कर पाया। ये मुझे इसकी मुझे माफी दे दीजिए। तो इनको बाद में वो फी भरना है और ये बन जाएंगे एक्टिव वर्कर। मजदूरान क्या करते हैं, इनका जब बच्चा पढ़ता है, इनको लगता है कि जी एजुकेशनल असिस्टेंस मिलेगी, तो उस साल ये रिन्यू कराते हैं। जिस साल इनको लगता है अब स्कॉलरशिप शायद नहीं मिलेगी, क्योंकि मेरा बच्चा इसने पढ़ाई खत्म कर दी या इसका कोर्स खत्म हो गया, अब इसकी स्कॉलरशिप मुझे नहीं मिलने वाली, ये रिन्यू नहीं करते हैं। उस वजह से इनका कार्ड इनएक्टिव हो जाता है। तो उसके बाद असिस्टेंस इनको मिलना मुश्किल हो जाता है। पहले इनको कंडोन करवाना पड़ता है, उसके बाद फिर से रिन्यू करना पड़ता है, तो इनका असिस्टेंस मुश्किल हो जाता है। इसी तरह हमारे पास अभी जो एक्टिव वर्कर्स हमारे थे, वो 10,871 जो हमारे पास रिकॉर्ड्स हैं, उसके अलावा भी कुछ हो सकते हैं, जिनका कुछ वर्कर्स हैं जिनका हमारे पास एक्टिव अकाउंट नंबर नहीं था। अकाउंट नंबर्स थे बट वो इनएक्टिव थे। हमने असिस्टेंस डाल दिया, वो असिस्टेंस वापस आ गया, क्योंकि उनका अकाउंट उन्होंने ट्रांजैक्शन नहीं किया था, इनएक्टिव हो गए थे अकाउंट्स। तो हमने डाला हुआ था पैसा, तो वो अभी हमारी हेल्पलाइंस पे भी कॉल कर रहे हैं या हमारे ऑफिस भी आते हैं। हमारे ऑफिस का लैंडलाइन नंबर भी कंटिन्यूअसली चालू है, हेल्पलाइन नंबर भी कंटिन्यूअसली चालू है। वो हमें वो जो उनका एक्टिव अकाउंट नंबर वो दे रहे हैं, और हम उनका वो उसके साथ लिंक हो रहा है, बिल्कुल असिस्टेंस डाल रहे हैं। हमने 10,870 बेनिफिशियरीज को 1,000 रुपीज 2,000 रुपीज डाले। पहले 1,000 डाल दिया, फिर अब फिर से 1,000 रुपया, दो एट द रेट ऑफ 2,000, 2,17 लाख के अलावा हमने पैसा डाला हुआ है इनके अकाउंट में डायरेक्ट। अभी कोविड के दिन चल रहे हैं, कोविड के दिनों में बहुत सारे ऐसे लेबरर्स हैं जो बाहर के यहाँ है, चाहे वो भट्ठा मजदूरी करते हैं या कंस्ट्रक्शन वर्क करते हैं, वो रजिस्टर्ड यहाँ होते हैं या वो बाहर रजिस्टर होते हैं, और उन्हें इमदाद कैसे मिलती है? मैं बताना चाहूँ, ये जो जम्मू एंड कश्मीर बिल्डिंग एंड अदर सेंट्रल बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर्स वेलफेयर एक्ट, अंडर दिस एक्ट एवरी स्टेट हैज अ बोर्ड। जिस तरह हमारी स्टेट जो ये पहले स्टेट हुआ करती थी, अब यूनियन टेरिटरी है, हमारी यूनियन टेरिटरी में बोर्ड है, इसी तरह हर किसी स्टेट में अपने अपने बोर्ड है। वहां पर जैसे जो यहाँ से माइग्रेंट वर्कर शिमला जाता है, पंजाब जाता है, या बाकी स्टेट्स में जाता है, वो हमारे पास रजिस्टर्ड है। इसी तरह ये जो इंटर स्टेट माइग्रेंट वर्कमैन है, ये बाकी स्टेट्स में ऑलरेडी अपने अपने बोर्ड्स के साथ रजिस्टर्ड है। हाँ, इन केस दे वांट टू रजिस्टर विद अस, ये अपनी स्टेट का एक एनओसी लाएंगे और यहाँ रजिस्टर हो जाएंगे। ये यहाँ रजिस्टर हो सकते हैं। दो जगह रजिस्टर नहीं, दो जगह रजिस्टर नहीं हो सकते। उसके उस हिसाब से डुप्लीकेशन ऑफ एफर्ट हो जाएगा। ये वहां से भी असिस्टेंस लेंगे, यहाँ से भी असिस्टेंस लेंगे। ये दिनों में, इन दिनों में, लॉकडाउन के दिनों में जो बाहर के लेबरर्स हैं, उनके लिए जो इमदादी रकम आती है, तो वो उनके अपने अपने स्टेट से आती है या हमारी जेएनके यूटी भी देती है? उनकी जो रकम है वो अपनी स्टेट, उनके अपने बोर्ड से आएगी। हम अपनी यूटी के लोगों को इमदादी रकम पहुंचा रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। मुख्तसरन जानना चाहेंगे, जो अभी मूवमेंट ऑफ लेबरर्स है, हमारे लेबरर्स बाहर हैं, उनको वापस लाना है, वो प्रोसेस शुरू हो चुका है। जो यहाँ हमारे पास लेबरर्स हैं बाहर, उन्हें बाहर लेके जाना है, उनके लिए थोड़ा सा बताएं क्या लवाजमात है? इसके लिए हमारे कमिश्नर सेक्रेटरी साहब सौरभ भगत जी, वो ही द नोडल ऑफिसर जी, तो उसके बाद लेबर कमिश्नर साहब के थ्रू हमें डायरेक्शंस कंटिन्यूसली आ जाती है। हमारे पास बिल्कुल डेटा है, जिनका सबका डेटा है, जिन्होंने तहसीलदार साहिबान के साथ भी रजिस्टर किया है, जहां से ये राशन वगैरह ले लेते हैं, वहां पे बाज़ाब्ता इनके नाम्स रिकॉर्ड हैं, इनकी पेरेंटेज वगैरह सब कुछ रिकॉर्ड है। मैंने खुद अपने नंबर पे इनके आधार कार्ड लिए हुए हैं। जिसने मुझे फोन किया, बाज़ाब्ता मेरा नंबर भी सर्कुलेट किया गया था लेबर कमिश्नर की तरफ से। उसके अलावा हमारी हेल्पलाइंस भी हैं, इनके ग्रुप हेड्स के नंबर्स हमारे पास। अब हर किसी का नंबर तो नहीं रख सकते और हर किसी के पास मोबाइल फोन्स भी नहीं है। इनके ग्रुप हेड्स, किसी
گروپ میں 10 بندے ہیں, کسی گروپ میں آدھے گروپس میں 90-100 بندے بھی ہیں, ان کے گروپ ہیڈز کے نمبرز ہمارے پاس ہیں. جو ہی یہ پروسیس شروع ہو جائے گا, کسی اسٹیٹ میں کوئی اسٹیٹ اپنا ٹرانسپورٹ پلان جو کہ دے رہی ہے ابھی دے دے گی ہمیں, ان کو اکارڈنگلی اسٹیٹ وائز ہم بھیجا جائے گا. بہت بہت شکریہ. ہم تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ جلد از جلد یہ کووڈ ختم ہو جائے, یہ کورونا وائرس کا جو وبا ہے یہ ہمیں چھوڑ دے, ایک نارمل زندگی ہم پھر سے جئیں, اور جس طرح سے ہر ایک انسان خوشی سے 2 روٹی کھاتا تھا وہ 2 روٹی خوشی خوشی کھائے. مرتضیٰ صاحب, آپ ہمارے اسٹوڈیو آئے, آپ نے اپنا قیمتی وقت ہمارے ساتھ شیئر کیا, اتنی کارآمد باتیں ہمارے دیکھنے والوں کے ساتھ شیئر کی, آپ کا بہت بہت شکریہ. تھینک یو ویری مچ, اٹس مائی پلیزر. تو ناظرین, آپ نے آج کا پروگرام دیکھا, امید کرتے ہیں کہ یہ پروگرام آپ نے پسند فرمایا ہوگا. آج ہم نے لیبررز کی بات کی, اور جو ہمارا لیبر کلاس ہے انہیں اس پروگرام سے انہیں فائدہ ضرور ہوا ہوگا. انشاءاللہ اس بارے میں اور بھی بات ہوگی, آگے پروگرام میں اور بھی آپ کو ہم ڈیٹیل دیتے رہیں گے انشاءاللہ. لیکن آج کے لیے بس اتنا ہی. اللہ تعالیٰ سے دعا بس یہی کریں کہ یہ وائرس ختم ہو جائے, اب ہم ایک صاف ستھری اور شانت زندگی جئیں. ہمیں پوری امید ہے کہ بہت جلد ہمیں وہ خوبصورت صبح دیکھنے کو ملے گی. آج کے لیے بس اتنا ہی. آپ کا اور ہمارا اللہ حافظ.